Hi friends, this is AP. Welcome back to my YouTube channel AP Sir English. Guys, we are going to proceed the discussion of Assistant Review Officer, Allahabad High Court, and now we will proceed it from 182 as we have done till 181 questions. So let's start the discussion from 182. The question number 182 is saying three of the options are related in some way except one option. यानी कि तीन ऑप्शन एक जैसे हैं एक को छोड़कर. सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. यानी जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से ऑड वन को हमको सेलेक्ट करना है. इनमें से तीन का एक ही मतलब होगा, यानी तीन जो होंगे वो आपस में सिनोनिम होंगे. एक जो होगा ऑड वन होगा और उसी ऑड वन को हमें सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. यूलोजी का मतलब क्या होता है. यूलोजी, व्हाट डू यू मीन बाय यूलोजी. यूलोजी मीन्स होता है प्रशंसा. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है. पैनेजेरिक का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, और या फिर रिटन वे में. और ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ग्लोरिफिकेशन, इसका भी मतलब होता है कहीं ना कहीं तारीफ ही करना, स्तुति करना, जिसे बोलते हैं ना महिमा करना, गुणगान करना, उसे बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन. तो इन तीनों का मतलब तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है. जो ऑप्शन नंबर सी हमारा पास बचा है इग्नोमिनी. इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी, अपयश, पब्लिक शेम और एम्बैरसमेंट. तो ignominy is going to be your right answer because ignominy is different from these options. So your answer is going to be ignominy. Option number C is correct over here. Moving on next question number 183. 183 questions is asking choose the option that is closest in the meaning the word quagmire. यानी कि सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग जो क्वैगमायर का हो उसे हमें सेलेक्ट करना है और आंसर देना है. तो क्वैगमायर का मतलब क्या होता है. क्वैगमायर के मतलब दो मतलब होते हैं. एक तो दलदल समझते हो, जो कीचड़ वाला दलदल होता है जिसे मड बोलते हो, मायर बोलते हो. एक तो इसका लिटरल मीनिंग वही होता है. दूसरा होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर अ डेंजरस सिचुएशन. एक उलझन भरी या जटिल स्थिति, उसे बोलते हैं क्वैगमायर. जैसे बोलूँ आई गॉट स्टक इन क्वैगमायर, इसका मतलब मैं दलदल में नहीं, मैं कीचड़ और दलदल में नहीं, मैं जटिल परिस्थिति में फंस गया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं. क्वैगमायर का यूज हम वहाँ पर भी करते हैं. तो क्वैगमायर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा. तो इसके सिनोनिम्स जो हो जाएंगे वो क्वांड्री हो जाएगा, इम्ब्रोलियो हो जाएगा, प्रीडिकमेंट हो जाएगा. तो प्रीडिकमेंट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. प्रीडिकमेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही यहाँ पर सही आंसर होगा. इसका बेस्ट सिनोनिम होगा. बफून का मतलब होता है मूर्ख आदमी या फिर जो वो आदमी जो बहुत ज़्यादा हंसाता हो, जोकर टाइप का, उसे बोलते हैं बफून. ट्रेटर क्या होता है. ट्रेटर देशद्रोही होता है, गद्दार होता है, जानते हो. स्नेक इन द ग्रास एक ईडियम आती है, स्नेक इन द ग्रास. सबवर्सिव आपने सुना होगा, सबवर्सिव लीगल वर्ड है. सबवर्टर, अपोस्टेट भी होता है जो धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म का परिवर्तन करते हैं, उसे भी बोलते हैं ना. ट्रेटर है, देशद्रोही है, उसे बोल सकते हैं. बिट्रेयर आप समझते हो, बिट्रेयर धोखेबाज. तो ये हो जाएगा. एडमायरर क्या होता है. एडमायरर प्रशंसक होता है. एडमायरर प्रशंसक होता है. अ पर्सन हु एडमायर्स समबडी या समवन, उसे बोलते हैं एडमायरर. तो एडमायरर हो गया, उस प्रशंसक हो गया. बफून मैंने बता दिया, क्लाउन होता है, जोकर होता है, या फिर अ फूलिश पर्सन होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है. सो क्वैगमायर्स बेस्ट सिनोनिम इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीडिकमेंट is going to be your right answer over here. Moving on next question number 184. 184 क्वेश्चन करा कि among the following options select the word that can best complete the same given sentence. When I met Ram yesterday, जब मैं राम से मिला yesterday. ध्यान दीजिएगा, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था, ये पहली मरतबा था. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था. आई डैश हिम सिंस माई ग्रेजुएशन. अब मतलब जब से मैंने ग्रेजुएशन किया था, ये पहली दफ़ा था जब मैं उससे मिल रहा था. यही तो सेंस आ रहा है, जब मैं राम से मिला तब कल. तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन देखते हैं. मेट दे रखा है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की. हैड बीन मेट, हैड बीन मीट दे रखा है. ऑप्शन नंबर सी में हैव मीट दे रखा है. थर्ड में हैव बीन सीइंग दे रखा है. मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था वहाँ पर होना चाहिए था हैड बीन मीटिंग या फिर हैड बीन मेट, सॉरी हैड मेट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमें पास्ट की बात देकर है और उसके बाद यहाँ पर पास्ट लग रहेगा. तो मेट ना होकर यहाँ पर हैड मेट होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, सेकंड टाइम, यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर हमें परफेक्ट सेंस भी दिखाना चाहिए.
चूँकि ऑप्शन से जो गलत हैं सारे गलत हैं, क्योंकि हैड बीन के साथ मीट तो आता नहीं कभी। ऑप्शन नंबर बी में हैड बीन के साथ जो मीट है ये तो मीट कभी आएगा नहीं, या तो आईएनजी फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है क्योंकि पास पड़ोस में आजकल शादियाँ बहुत हैं और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के लगभग 12:30 या 1 बज रहा है, फिर भी यहाँ पर शांति नहीं है। दिन में यही ट्राई किया था कि दिन में कर लेंगे, लेकिन फिर दिन में भी यही चीज़ रही, रात में भी वही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है और ये तो शादियाँ बारातें हैं, चलती रहेंगी, अपने आप को एडजस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था वो हैड मेट होना चाहिए था, या फिर हैड बीन मीटिंग होना चाहिए था। हैड बीन मीटिंग होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी बॉल में। मेट अगर आप कुछ नहीं है तो मेट के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बॉल होना चाहिए था। हैड बीन मेट या फिर हैड बीन मीटिंग होना चाहिए था। मीट तो किसी हाल में नहीं होता है, हो सकता है मिस प्रिंट हो या कोई एरर हो। आयोग ने क्या आंसर दिया है मुझे नहीं पता है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। 185 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द एनालॉगी यानी कि आपको एक रूपता दिखाना है। जैसे बम्बूजल का मतलब होता है होडविंक का मतलब होता है किसी को ठगना बेवकूफ़ बनाना, उसे बोलते हैं बम्बूजल कर देना, हुडविंक कर देना। तो बम्बूजल का मतलब भी वही होता है डिसीव कर देना, चीट कर देना। हुडविंक का मतलब भी होता है चीट कर देना, किसी को डिसीव कर देना। तो इसका सेम मतलब यानी कि जैसा बैम्बूजल का मतलब है वही से ही हुडविंक का मतलब है। तो आपको क्या करना है कि रेक्लूज का जो मीनिंग है वैसी टाइप का मीनिंग आपका कोई और होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रेक्लूज क्या इंसान होते हैं? रेक्लूज मीन्स वो इंसान होता है जो ना बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में हो, सॉलिट्यूड हो, यानी एकांतवादी हो, अलग थलग अपने आप को कर ले, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, सॉलिट्यूड कर ले अपने आप को, उसे बोलते हैं। जैसे ऐसा पर्सन जिसे अकेले में रहना पसंद हो वो उसे बोलते हैं रेक्लूज। तो रेक्लूज का सिनोनिम टाइप को कौन हो जाएगा? हर्मिट हो जाएगा। हर्मिट यानी जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपने आप को एकांतवादी कर लेते हैं, एकांत जगह पर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं। तो हर्मिट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब बीट समझते हो क्या होता है, वर्ल्ड समझते हो, प्लग क्या समझते हो, मीनिंग आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजंक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी वेंसडे द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। वैसे तो मैं बता दूं अपनी क्लास में जब मैं भी क्लास लेता हूं कंप्लीट ग्रामर की तो मैं उसमें सारी चीज़ पढ़ाता हूं, या एडजंक्ट क्या है, हर चीज़ एक चीज़ बारीक बारीक से बताता हूँ। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता दूँ एडजंक्ट होता क्या है। तो ग्रामर में हम कह सकते हैं कि एडजंक्ट एक पार्ट होता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है कोई डेफिनेट पार्ट नहीं होता है, यानी कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडजंक्ट वो वर्ड होता है या वो फ्रेज होती है या वो क्लॉज होती है जिसके हटा देने से सेंटेंस का जो कोर मीनिंग है उस पर कोई इफ़ेक्ट खास ना पड़े, उसे हम एडजंक्ट बोल देंगे। इन सब नहीं आसान शब्दों में। अब ये एडजंक्ट कोई चीज़ हो सकती है, जनरली जो होते हैं वो एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पर, तो कुछ भी एडजेक्टिव हो सकता है। यानी सेंटेंस या सेंटेंस का वो हिस्सा जिसको हटा देने से सेंटेंस के कोर मीनिंग पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े खास, उसे हम बोलेंगे एडजंक्ट, समझिएगा। और सेंटेंस किसे बोलते हैं? सेंटेंस बेसिकली बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसे सेंटेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि एवरी वेंसडे, प्रत्येक वेंसडे, द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। अगर मैं इस एवरी वेंसडे को हाइड कर दूँ तब भी हमारा मेन जो कोर मीनिंग है द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, जो दुकान है वो 9 बजे खुलती है, हमारा मीनिंगफुल दे रहा है। यानी एवरी वेंसडे इज़ गोइंग टू बी योर एडजंक्ट हेयर। सो आंसर ए इज़ गोइंग टू बी राइट ओवर हेयर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एडजंक्ट को सरल शब्दों में, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। अगर मैं इस पर क्लास लेता तो इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे देता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एडजंक्ट वो हिस्सा होता है, वो अच्छा क्लॉज भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है। एडजंक्ट कुछ भी हो सकता है, बशर्ते एडजंक्ट को कैसे आप
आइडेंटिफाई करेंगे कि उस वर्ड को देखिएगा कि उस वर्ड्स के हटाने से क्या सेंटेंस में कोई खास मीनिंग तो नहीं चेंज हो रही है। अगर खास मीनिंग चेंज हो रही तो फिर वो एडजंक्ट नहीं है, यानी कि उसकी कोर मीनिंग पर इफेक्ट ना पड़े, सेंटेंस की कोर मीनिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े अगर उस वर्ड को हटाने से, तो वही हमारा एडजंक्ट हो जाएगा। अगर एवरी वेंसडे को मैं कुछ समय के लिए हाइड कर दूँ तो द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock ये कंप्लीट मीनिंग देगा, यानी कि एवरी वेंसडे ये हमारा जो है ये एडजंक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी के द शॉप हम अगर हटा देंगे तो द शॉप हमारा सब्जेक्ट है तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओपन्स हमारी मेन वर्ब है, अगर वो हटा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। एट 9 o'clock ये हमारे एडवर्ब टाइम है, अगर हम इसको भी हटा देंगे तब भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स एवरी वेंसडे को अगर मैं हटा दे रहा हूँ या हाइड कर दे रहा हूँ कुछ समय के लिए, तब भी हमारा कोर मीनिंग सही रह रही है। तो एवरी वेंसडे इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, एडजंक्ट यही है यहाँ पर इस सेंटेंस में। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। 187 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। हैंडफुल है, ये हमारे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, उनके जो प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैं क्लास में जो लेता हूँ तो उनको डिटेल में बताता हूँ कैसे बनते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, जैसे हैंडफुल आ जाए, कप फुल आ जाए, स्पून फुल आ जाए, बॉल फुल आ जाए, फिस्ट फुल आ जाए, यानी बोलते नहीं मुट्ठी भर, फिस्ट फुल आ जाए, इन सब का प्लूरल जो हो जाएगा वो लास्ट में FULS होगा, FULS होगा, याद रखिएगा। डबल एल वाला भी नहीं होगा, सिंगल एल, FULS। चाहे वो हैंडफुल्स हो, चाहे कप फुल्स हो, चाहे वो स्पून फुल्स हो, चाहे वो बॉल फुल्स हो, चाहे वो फिस्ट फुल्स हो, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्जामिनर जो कर देता है, जैसे कप फुल का आया तो कप से फुल कर देगा, स्पून फुल का आया तो स्पून्स फुल कर देगा, गलत उल्टा कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं इनका जो प्लूरल बनेगा इस टाइप के, इनका लास्ट में एस लगा देंगे एल में, तो क्या हो जाएगा, हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, कप फुल का कप फुल्स हो जाएगा, स्पून फुल का स्पून फुल्स हो जाएगा, बॉल फुल का बॉल फुल्स हो जाएगा, फिस्ट फुल का फिस्ट फुल्स हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। 188 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट फ्रेज टू हेल्प यू, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, शर्मिला हैज़ अ डैश अप्रोच टू मैनेजमेंट। अब शर्मिला के पास एक अप्रोच है मैनेजमेंट को लेकर, कैसी अप्रोच है देखना है। शी गेट्स थिंग डन वेरी एफिशिएंटली, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे और एफिशिएंटली वे में करा लेती है। ठीक है, रादर देन फॉलोइंग थ्योरी के बजाय, वो यानी कि जो शर्मिला है उसको मैनेजमेंट को लेकर एक खासा अप्रोच है, और क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंट वे में करा लेती है, थ्योरी बेस पे नहीं, प्रैक्टिकल बेस पे। यानी कि जो शर्मिला है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है, थ्योरेटिकल बेस पे नहीं काम करती है, वो प्रैक्टिकल बेस पे काम करती है, उसकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल बेस पे है, यानी तो अब वही मीनिंग यहाँ पर दे रहा है। तो हमें ऑप्शन देखना है। बेनफुल का मतलब क्या होता है, बेनफुल का मतलब आप, रैबिट का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब तो नहीं होगा यहाँ पर। हमारे पास जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रैग्मेटिक हो जाएगा। बेनफुल जानते हो ना, बोनफुल का उल्टा बेनफुल, यानी अभिशाप वाला, तो इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। प्रैग्मेटिक मतलब होता है बहुत ही यथार्थवादी इंसान, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड इंसान, लॉजिकल बेस्ड इंसान होता है उसे बोलते हैं। जब तक प्रैक्टिकल बेस्ड में या फिर लॉजिकल वे में कोई चीज़ें ना हो पाए वो विश्वास नहीं करती है। तो शर्मिला हैज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, यथार्थवादी अप्रोच है मैनेजमेंट को लेकर। इसका रीज़न ये है कि सी गेट्स थिंग्स डन वेरी एफिशिएंटली, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा लेती है, रादर देन फॉलोइंग थ्योरी के बजाय, यानी कि वो चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में कराने का ज़्यादा विश्वास रखती है, ज़्यादा एम्फेसाइज करती है उस चीज़ को लेकर। तो शर्मिला के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रैग्मेटिक इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। 189 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। चूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें या तो सिंपल प्रेजेंट यूज करना है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड फ्रॉम, किस चीज़ से आपकी स्कर्ट बनी है। इट डैश लाइक ऊल। बी बॉल में कह रहा है कि आई विल नॉट बी कमिंग टू वर्क टुडे,
आई डैश वेरी वेल, सॉरी आई डैश वेरी वेल। अब देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ योर स्कर्ट मेड फ्रॉम इट। अब देखो हमें यहाँ से मिल गया कि डोंट फील और फील्स वाला ऑप्शन हो जाएगा बी बॉल। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है, फील्स तो पहले वाले ऑप्शन में लग जाएगा, ए ऑप्शन में फील्स तो लग जाएगा सही है, लेकिन बी बॉल में नॉट फीलिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, हमें पता है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर कंटिन्यूअस टेंस बनती है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। और वैसे भी फीलिंग जो है यहाँ पर हमारी स्टेट को दिखाती है ना। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो मैं बता सकता था आई एम नॉट फीलिंग वेल, या फिर ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर फीलिंग डायरेक्ट फीलिंग आ गई है और इसमें कि पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रही, तो यानी कि ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बॉल सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा और दोनों सिंपल प्रेजेंट हो जाएंगे, बशर्ते एक हमारा असर्टिव है दूसरा नेगेटिव है। डोंट फील वाला नेगेटिव हो जाएगा और फील्स वाला असर्टिव हो जाएगा। तो बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी ऑप्शन क्यों गलत है भाई, सी ऑप्शन पहला तो सही है, इट इज़ फीलिंग लाइक, वो लिए गलत हो जाएगा, वहाँ पर वो स्टेट दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में फील जो है वो स्टेट दिखा रही है, ठीक है। तो स्टेटिव जो वर्ब होती हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी वही हाल है, वो भी इसीलिए गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। 190 क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द आर्टिकल। जो हमारे डिटर्मिनर दे रखे हैं ए एन और द, ये आर्टिकल हैं। माधव लेफ्ट इन डैश हरी आफ्टर ईटिंग डैश बॉल ऑफ पॉरिज एंड डैश ऑरेंज। पॉरिज का मतलब होता है दलिया, जो दलिया बना के खाते हो वही दलिया, उसे बोलते हैं पॉरिज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए। अब देखिए हमें यहाँ पर लेफ्ट इन अ हरी, इन हरी आप समझते हो ना, इन अ हरी एक फ्रेज होती है जल्दबाजी में। आफ्टर ईटिंग बॉल ऑफ पॉरिज, बॉल ऑफ पॉरिज क्या है हमारा, क्योंकि बॉल कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, इसके पहले एक कटोरा तो फिर आ बॉल पॉरिज एंड ऑरेंज, ऑरेंज जो वर्ड है वो वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है और सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वाला लगाएंगे एन। तो ऑप्शन नंबर डी ए एन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ए में पहले के दो ए तो ठीक है, लेकिन लास्ट में एन होना चाहिए था, गलत है। बी बॉल में पहले में द दे रखा है, इन द हरी तो नहीं होता है, इन अ हरी फ्रेज होती है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वो भी वही हाल है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंगली। आपको पैसेज बहुत ढंग से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एज़ फॉर मी यानी मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो आंसर यहाँ पर दिया है वो आंसर नंबर दिया है 191 का बी बॉल। एलिजाबेथ्स वाला एस्टॉनिशमेंट वॉज बियॉन्ड एक्सप्रेशन, इस पैसेज में दे रखा है। तो आप लोग पैसेज को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आंसर बी होगा। बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। 192 में क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से सही से जो प्रपोजिशन है वही हमें चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है। एवरीथिंग डैश दिस स्टोर इज़ फॉर सेल। इस स्टोर में जो हर चीज़ है, इस दुकान में जो भी चीज़ है वो सबकी चीज़ सेल के लिए है, बेचने योग्य है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बॉल। ऑन दिस स्टोर नहीं लगाएंगे, इन दिस स्टोर लगाएंगे। प्रपोजिशन ऑन जो है वो, अब प्रपोजिशन की अगर मैं क्लास लूँ तो ये सब अलग अलग तरीके हैं। प्रपोजिशन ऑन जो सरफेस भी दिखाता है, मोशन भी दिखाता है, स्टेटिव भी दिखाता है, बहुत सी चीज़ें दिखाता है ऑन। तो इन यहाँ पर लगाएंगे एवरीथिंग इन दिस स्टोर। इस स्टोर में जो भी चीज़ें, इस दुकान में जो भी चीज़ें हैं वो सब सेल के लिए हैं। तो एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज़ फॉर सेल। ऑप्शन नंबर बी बॉल। थ्रू और ओवर का तो कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 इज आस्किंग आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का यूज किया जाता है।
अब अलंकार आप समझ रहे हो ना, अलंकार का यूज क्यों किया गया। अलंकार का यूज किसी चीज़ को अलंकृत करने के लिए, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर उनमें शोभा देने के लिए, बताया जाने के लिए, इसके लिए अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते थे। बहुत लंबी क्लास है, इसकी क्लास मैं अलग से लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है इवन दो मैनी वर कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस, यद्यपि बहुत सारे लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया गया था, फ्यू वर चूजन, लेकिन बहुत ही कम चूज़ किए गए, सिलेक्ट किए गए। एंड बहुत से लोगों को बुलाया गया लेकिन बहुत से कम लोगों को चूज किया गया। तो क्या है यहाँ पर, जाहिर सी बात है एक क्लॉज दूसरी क्लॉज का कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब एक क्लॉज फिगर ऑफ स्पीच में दूसरी क्लॉज का कॉन्ट्राडिक्ट करे, उस केस में जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे बोलते हैं एंटीथेसिस। और एंटीथेसिस से पता भी चल रहा है, एंटी विरोधा, एंटीथेसिस, किसी एक का विरोधी दूसरा, एंटीथेसिस। मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहा है एक क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज का जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तब हम एंटीथेसिस लगाएंगे। एक वर्ड दूसरे वर्ड का विरोधाभास करेगा तो वहाँ पर तो ऑक्सीमोरॉन्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सीखिएगा। अगर आपको कहीं से ना मिले फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिगर ऑफ स्पीच की एक अलग वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो एंटीथेसिस इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर, ध्यान दीजिएगा। तो इस सेंटेंस का जो हमें देखना है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन बहुत से कम लोगों को चूज़ किया गया, तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस बोलेंगे। यानी इसमें जो एंटीथेसिस में होता है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास करता है, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी ऑप्शंस दे लेते हैं, जैसे दे रखा है मेटाफॉर। मेटाफॉर से पहले आप सिमली देखिए, ऑप्शन नंबर बी बॉल, ज़्यादा समझ में आएगा। सिमली का हिंदी मतलब होता है रूपक, यानी आप कंपैरिजन तो कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। आप कंपैरिजन कर रहे हो दो अलग अलग चीज़ों को लेकर। जनरली इसमें लाइक, एज या एज सो एज जैसे वर्ड आते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को लेकर नहीं ध्यान रखेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन कैसे किसका के साथ किसका किया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ टाइम इज़ लाइक मनी, अब टाइम का कंपैरिजन मैंने मनी के साथ कर दिया, टाइम इज़ लाइक मनी। जैसे हिंदी में समझिए, आप सरल शब्दों में समझिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे दोस्त की आवाज़ कोयल जैसी है, मेरे दोस्त की आवाज़ कोयल जैसी है। या मैं बोलूँ रीता किसी का नाम है, रीता, शर्मिला भी नाम दे दिया, शर्मिला की आवाज़ या शर्मिला कोयल जैसी है। मैंने कहा शर्मिला कोयल जैसी है, यानी कि उसकी आवाज़ कोयल जैसी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिमली लगा दिया। लेकिन इसी मेटाफर को समझिएगा। मेटाफर क्या होता है, इम्प्लाइड सिमली होती है। यानी मेटाफर में ये कहता है कि तुम वो चीज़ हो। जैसे मैं कहूँ शर्मिला कोयल है, तो यहाँ पर मेटाफर लगा दिया मैंने। मेटाफर की हिंदी जो होती है वो रूपक होती है, सिमली की मेटाफर की जो होती है वो रूपक होती है, सिमली की उपमा होती है। यह हिंदी में मुझे कुछ खास नहीं पता, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा। मैं मेटाफर के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यानी मेटाफर का वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, बट वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, बट वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ इफ़ आई से यू आर अ लायन ऑफ योर विलेज, जैसे मैं कहूँ यू आर अ लायन ऑफ योर विलेज, आप अपने गांव के शेर हो, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आपके लिए मैंने मेटाफर लगाया है। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ यू आर अ लायन ऑफ योर सिटी, आप अपने शहर के शेर हो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोलूँ आर सोल्जर्स आर लायन, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो लायंस हैं, शेर हैं, बहादुर हैं। तो हम यहाँ पर मेटाफर का यूज किए जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, तो वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल बोलते ना, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, वो सरदार पटेल को दी गई। तो वहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। यहीं पर अगर मैं सिमली की बात करूँ तो मैं कहूँ कि आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, यानी वो शेर के जैसे बहादुर हैं, दहाड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपैरिजन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। मेटाफर में कह रहा है तुम वो चीज़ हो, और सिमली में वो कह रहा है कि तुम उसके जैसी हो या उसके जैसे हो। इस चीज़ को समझिएगा। हाइपरबली क्या होता है, हाइपरबली में अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया।
जैसे बढ़ा चढ़ाकर मैं बोलूँ, जैसे एक सिंपल सेंटेंस मैं दूँ कि हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने लंका में आग लगा दी, एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसी चीज़ को मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलूँ कैसे, कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई गई निशाचर भाग। अब मैंने क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। इसमें थोड़ा सा दोहा गलत हो सकता है क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था। तो हाइपरबोली क्या होती है, किसी चीज़ को एग्जैजरेटेड वे में बताना, स्टेटमेंट को एग्जैजरेटेड वे में बताना, बढ़ा चढ़ा कर बता देना। मेरा दोस्त मोटा है, एक सिंपल सेंटेंस है। मेरा दोस्त हाथी जैसा मोटा है, तो फिर ये बढ़ा चढ़ा कर आपने बता दिया। यानी कहते नहीं, वहाँ पर खून की नदियाँ बह गई, क्या बोलेंगे, वहाँ पर खून की नदियाँ बह गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई कहीं पर खून की नदियाँ बह सकती हैं? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर खून की नदियाँ, कहीं पर खून की नदियाँ बह गई? देयर वॉज फ्लड ऑफ ब्लड इन द वॉर, कहते नहीं युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, ऐसा नहीं। मेरा दोस्त शर्म से मर रहा है, क्या कोई शर्म से मर सकता है? नहीं, बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। आई एम डाइंग ऑफ शेम, मैं शर्म से मर रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता शर्म से कोई मर जाए। बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। मेरी जो दादी हैं वो इतना बूढ़ी हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ एज ओल्ड एज हिल्स, जितने की पहाड़ियाँ हैं। अब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया गया, हाइपरबली कर दिया गया ना। तो हाइपरबली आपको समझ में आया होगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आगे उसके क्लियर कर देंगे आपके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। 194 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ईडियम विच मीन्स टू ओवरकम अ बैरियर, जिसका मतलब होगा ओवरकम अ बैरियर, या कि मतलब एक बैरियर को लांघना जैसे, या किसी मुसीबत से पार पाना उसे बोलते हैं। स्पेशली द वंस रिलेटेड टू जेंडर और रेस। टू डैश थ्रू द ग्लास सीलिंग, अब ये तो हमारी ईडियम है। टू ब्रेक हो जाएगा, यानी टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। सो बी बॉल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ये हमारी फ्रेज है ईडियमेटिक, आपको ऐसे यूज, आपको तो याद ही रखना पड़ेगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। 195 क्वेश्चन इज आस्किंग द वर्ड अप्रोच कैन बी यूज्ड एज, जो वर्ड अप्रोच दे रखा है ये किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बोथ नाउन एंड वर्ब, क्या नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी बोथ नाउन एंड एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ऑप्शन नंबर डी नाउन वर्ब एंड एडवर्ब। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अप्रोच एक नाउन भी है और अप्रोच वर्ब भी है, अप्रोच करना और अप्रोच होना, ध्यान दीजिएगा। तो अप्रोच हमारे पास एक नाउन भी है और वर्ब भी है। मैं बहुत ही ढंग से और क्लास में जब डिटेल में पढ़ाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ाने का मेरा तरीका है। तो यहाँ पर आपको मैंने कई बार बताया कि आपको हर एक वर्ड की ग्रामेटिकल मीनिंग और वो वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, उस टाइम में उसकी मीनिंग क्या है या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर आप वो आइडेंटिफाई करने में एबल हो तो आपको इंग्लिश बेहतर आ रही है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है, आप चीज़ों को रट रहे हो, रटो नहीं चीज़ों को। So approach is both noun and a verb. Moving on, next question number 196. 196 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी फिल इन द ब्लैंक का है और ऑप्शन को अप्रोप्रिएट फिल करना है, हमें देखना है यहाँ पर। अब देख रहा है कि द टीचर कंप्लेंड डैश हिम व्हेन शी मेट हिज मदर इन द मार्केट। अब द टीचर कंप्लेंड एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ कई सारे प्रपोजिशन लग सकते हैं। कंप्लेंड टू अथॉरिटी के साथ, अगर किसी अथॉरिटी के साथ कंप्लेंट कर रहे हो, किसी अथॉरिटी को कंप्लेंट कर रहे हो तो टू कंप्लेंट टू अथॉरिटी। किसी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो तो कंप्लेंट अबाउट। किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हो तो कंप्लेंट अगेंस्ट। किसी के लिए यानी किस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट फॉर। तो वहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, अगेंस्ट, अबाउट, ऑफ, फॉर, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस के मूड क्या है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कह रहा है कि द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट टीचर ने कंप्लेंट किया। व्हेन शी मेट हिज मदर इन द मार्केट, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। 197 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स
with the correct tenses from the following options. गैलीलियो डैश दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब हमें पता है ना, द अर्थ अराउंड द सन जो है ये हमारा एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो वर्ड्स, जो स्टेटमेंट, जो फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो उन्हें सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। हमें सबको पता है और हमने पढ़ा भी है, आप लोग भी पढ़े होंगे इस चीज़ को लेकर। तो ये जो हमें यहीं से एक चीज़ पता चल गई कि ऑप्शन जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट, ये पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, चाहे वो नरेशन में हो चाहे जहाँ हो। सो गैलीलियो, अब देखो हमें पता ना, गैलीलियो के बाद हमें ऑप्शन छोड़ दें एक सेकंड के लिए, अगर हम ऑप्शन छोड़ भी दें और आगे बढ़ें, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। अब फिर से मीनिंग भी निकाल लेते हैं। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट, गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए डिस्कवर से इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक्शन हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी बॉल डिस्कवर्ड तो ठीक है, लेकिन हैड मूव्ड, क्या पहले मूव करती थी अब नहीं करती है, अब भी करती है, यानी ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी डिस्कवर्स, यानी अभी इसने डिस्कवर करता है, ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है। वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे टू बाई सम फ्रूट्स एंड फर्नीचर्स, व्हाट इज एरर अकॉर्डिंग टू यू। We went to the market is correct, yesterday is also correct, to buy is also correct, to buy is also correct. So where is the mistake? Where is the correction required? The correction required in the furnitures. Furnitures कैन नेवर बी फर्नीचर्स, यानी फर्नीचर्स तो कभी प्लूरल होता ही नहीं। फर्नीचर्स तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्नीचर एक कॉन्सेप्ट है तो उसे प्लूरल नहीं करेंगे, यानी फर्नीचर अपने आप में सिंगुलर ही रहता है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो ऑप्शन नंबर पार्ट फर्नीचर में एरर है, यानी रिक्वायरमेंट जो हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो फर्नीचर में है। द करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। फर्नीचर कॉन्सेप्ट है, हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल रहता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो फर्नीचर्स ना होकर फर्नीचर हो जाएगा। वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे टू बाई सम फ्रूट्स एंड फर्नीचर। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। सेलेक्ट ऑप्शन करना है हमें और उसका एंटोनिम फाइंड करना है। प्रिकेरियस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है नॉट सिक्योर, नॉट सेफ, ड्यूबियस हो, बहुत ही कहते नहीं हजार्डस सिचुएशन में हो, अनश्योर सिचुएशन में हो, अनसर्टेन में हो, पेरिलस सिचुएशन में हो, तो उससे बोलेंगे प्रिकेरियस, नॉट सिक्योर हो। तो अब हमें उसका एंटोनिम फाइंड करना है, तो नॉट सिक्योर का एंटोनिम सिक्योर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस, ऐसी चीज़ जो समझने में थोड़ा सा जटिल लग रही है, एम्बिगुअस लग रही है, डबल मीनिंग टाइप की लग रही है, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर है, ऑब्सक्योर है, इनिग्मेटिक है, वेग है, उसे बोलेंगे इक्विवोकल है। इक्विवोकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ड्यूबियस इज गोइंग टू बी योर सिनोनिम ऑफ किसका, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का सिनोनिम हो जाएगा ड्यूबियस। डाइसी भी सिनोनिम हो जाएगा किसका, प्रिकेरियस का, अनसेफ का, डेंजरस का, डाइसी। तो डाइसी कहाँ से बना है, डाइसी डाइस से बना है। डाइस की जो सिचुएशन होती है वो अनसर्टेन होती है ना, अनिश्चित होती है, अनश्योर होती है, अनसेफ होती है ना। डाइस सांचा, पासा वाला डाइस, उसी से पास है, डाइसी बना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी को कंप्लीट करना है, जैसे हमें फाइंड करना है कि एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। जैसे हमें पता है, इससे पहले हम लोगों ने कई फोबियाज पढ़ा था। फोबिया का मतलब होता है डर,
सॉरी हमने स्लाइड नहीं बढ़ाया था, फिर से मैं स्लाइड बढ़ा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। 199 फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मैंने मीनिंग बता ही दिया है। प्रिकैरियस का मतलब होता है नॉट सिक्योर। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द एनालॉगी। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाइयों से डर लगना, उसे बोलते हैं क्या, एक्रोफोबिया। तो उसी टाइप से हमें एंग्लोफोबिया का मतलब क्या होगा, किस एंग्लोफोबिया किस चीज़ से बनता है या किसके लिए है। तो हमें जैसे एंग्लोफोबिया से कहीं ना कहीं सेंस निकल के आ रहा है कि फेयर ऑफ इंग्लिश कल्चर और पीपल, तो फेयर ऑफ इंग्लिश कल्चर और पीपल उन्हें बोलेंगे एंग्लोफोबिया। अच्छा, फेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स या अननोन पर्सन्स, उसके लिए क्या बोलेंगे। इससे पहले मैंने कई सारे फोबियाज़ के बारे में बताया है, उसे बोलेंगे जीनोफोबिया, XE वाला। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन का मतलब क्या हो जाएगा, एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन, दर्द होने से डर लगना, उसे बोलेंगे एल्गोफोबिया। ALGOPHOBIA, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, एल्गो ALGOPHOBIA, एल्गोफोबिया। बाकी ऑप्शन, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। अब फियर ऑफ ओपन स्पेसेस किस सेंस में, अगर ये ऐसे सेंस में कि भीड़ भाड़ जगह जहाँ हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, उसे भी तो हम ओपन स्पेस बोल सकते हैं ना। तो अगर उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो एगोराफोबिया होना चाहिए था, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, AGORA, एग्रोफोबिया, AGORAPHOBIA, एग्रोफोबिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ओपन स्पेस एकदम खाली हो, फियर ऑफ एम्प्टी या फिर वाइड ओपन स्पेस जिसे बोलें, तो उसके लिए बोलेंगे केनोफोबिया, KENOPHOBIA। अब यहाँ पर क्या था ये नहीं समझ में आया, तो फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस किस सेंस में। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, फेयर ऑफ ओपिनियंस, इसे क्या बोलेंगे। फेयर ऑफ ओपिनियंस के लिए हम बोलेंगे एलोडोक्सोफोबिया, वाह, एलोडोक्सोफोबिया। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ जरा, फेयर ऑफ ओपिनियंस के लिए बोलेंगे एलोडोक्सोफोबिया, एलोडोक्सोफोबिया, एलोडोक्सोफोबिया। ऐसे मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ क्योंकि एलो का मतलब होता है डिफरेंट, ALLODOXAPHOBIA। तो ALLO, एलो का मतलब होता है डिफरेंट, और डॉक्सा का मतलब आपको पता है ना, होता है ओपिनियन। तो डिफरेंट ओपिनियन यानी कि फेयर ऑफ ओपिनियंस के लिए क्या बोलेंगे, एलोडोक्सोफोबिया, एलोडोक्सोफोबिया। हमने कंप्लीट कर लिया है ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2019 का पेपर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है पूरा। तो 3 वीडियो में बनाया है और डिटेल में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। वीडियो को 2 या 3 बार, जितनी बार देख लें। और अगर इसके कोई कीवर्ड अगर आप नोट करना चाहें, जैसे फोबियाज़ हैं, ईडियम्स हैं या फिर कोई कैप्स हैं, तो आप ज़रूर उन्हें नोट करें और डेली बेसिस पर रिवाइज़ किया करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो फिर आप उसे ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट भी कर दिया करें, अच्छी है ख़राब है, कमेंट करने में मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है कमेंट्स, आप कमेंट कर दिया करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हद तक यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और अगला जो वीडियो हमारा जो पेपर होगा वो RO या एरो जो भी होगा 18 का, वो उसको हम कराएंगे, 17 का जो भी हमें मिलेगा उसको कराएंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, अपना ज़रूर ध्यान रखें, कोल्ड ना होने पाए, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा अपने आप का, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।